आज की जो वीडियो है वो थोड़ा-सा एक सेंसिटिव इशू पे है और ये सुन के हो सकता है कुछ लोग कहें कि यार क्यों इन मसलों में पड़ रहे हो, क्रिकेट के एनालिसिस पे रहो। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि इस इशू पे बात की जाए। और ये अब दोनों जो पाकिस्तान और नेपाल के कैप्टन हैं, वो दोनों ही ये इशू फेस कर चुके हैं। जो बाबर आज़म और संदीप लम्बी-चन्ने हैं, दोनों पे ही बहुत ज़्यादा घटिया इल्ज़ाम लगाया गया था। अब मैं इस वीडियो में उन दोनों की स्टोरीज़ पे बात करूँगा और वीडियो के एंड में एक और बंदे की भी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करूँगा, जिसके बाद आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि क्यों इस इशू पे बात करना इतना ज़रूरी था। तो पहले जो ज़्यादा रीसेंट केस चल रहा है, उस पे बात कर लेते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि नेपाल के जो क्रिकेटर हैं संदीप लम्बी-चन्ने, उन पे एक केस चल रहा था पिछले 2 साल से। जिन लोगों को नहीं पता मैं थोड़ा-सा एक बैकग्राउंड बता दूँ। तो संदीप लम्बी-चन्ने जो हैं, उन पे एक केस चल रहा था जिसमें एक 18 साल की लड़की ने उन पे एक बहुत बुरा इल्ज़ाम लगाया था। मतलब मैं एग्ज़ैक्ट वर्ड्स भी नहीं यूज़ करते हुए कंफर्टेबल। उसने कहा था कि संदीप लम्बी-चन्ने ने मेरे साथ ऐसे किया है। और अब इवन दो उनके अगेंस्ट ज़्यादा कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन एक जज ने सज़ा सुना दी थी और सज़ा में ये था कि 8 साल की जेल होगी और 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। तो पिछले काफ़ी टाइम से ये केस चलता रहा, कोर्ट के केसेस चलते रहे, संदीप लम्बी-चन्ने का खर्चा अलग हुआ, मैचेस दूसरी तरफ से नेपाल के मिस हो रहे थे और वो केस चलता रहा और अब फाइनली उन लोगों ने ये कह दिया है कि वो इनोसेंट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं था। और ये जो नेपाल के फैन्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की खबर थी कि उनके जो बेस्ट प्लेयर हैं, उनके ऊपर से केस क्लियर हो गया और अब वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी अवेलेबल होंगे। तो एंड में उनके लिए सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। ये थी पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी है बाबर आज़म वाली। अब बाबर आज़म का केस भी इतना कोई पुराना नहीं है, काफ़ी लोगों को याद होगा। बेसिकली 3 साढ़े 3 साल पहले एक औरत ने बाबर आज़म पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था और उसने अपनी वीडियोज़ में हर तरह का बुरा इल्ज़ाम लगाया बाबर आज़म पे और उसकी हर अगले दिन कोई नई वीडियो आ जाती थी जिसमें उसके दिमाग में और पॉइंट्स आ जाते थे कि ये भी बाबर आज़म ने मेरे साथ किया है। उसने स्टेटमेंट्स दी कि बाबर आज़म ने मुझे ना सिर्फ़ वो मेरे साथ किया है जिस पे हम लोग अभी बात कर रहे थे और उसके अलावा फिर मुझे प्रेग्नेंट भी कर दिया और मैं हमारे रिलेशनशिप के वक़्त मैं 14 साल की थी और वो कोई 19 साल का था। और उसने फिर मुझे डराया, धमकाया, उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। फिर उसकी फैमिली भी इस सब में इन्वॉल्व थी, उसका साथ दे रही थी। मतलब फैमिली तक को नहीं छोड़ा। और फिर ये कि उसने करियर शुरू होने से पहले मुझसे पता नहीं कितने लाखों रुपए लिए और अब वो मुझे डरा-धमका के साइड पे करना चाहता है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि वो 14 साल की थी और बाबर आज़म 19 का था और फिर जब बाद में उसने ये स्टोरीज़ बताना शुरू की, तो उस वक़्त वो 24 की थी और बाबर आज़म 26 का था। मतलब बाबर ने अपने आप को इतना मेंटेन रखा हुआ है कि जब उसकी उम्र 10 साल बढ़ी, तो बाबर की सिर्फ़ 7 साल बढ़ी। अच्छा, बहरहाल उसने इन सब स्टेटमेंट्स के बारे में कहा कि मुझसे कुरान पे हाथ रख के कसम उठवा लें कि मैंने एक-एक स्टेटमेंट बिल्कुल सच दी है। और मुझे याद है कि जब ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी, तो इंडिया का कोई न्यूज़ चैनल बचा नहीं होगा जिसने ये बात शेयर ना की हो। और फिर जो लोग बाबर के अगेंस्ट होते हैं, उन्होंने वही आर्टिकल्स ले लेके हर जगह वो आर्टिकल्स फैलाए, ताकि उसकी रेपुटेशन जितनी ख़राब हो सकती है वो हो। एंड में क्या हुआ? एंड में उस लड़की ने कह दिया कि मैं तो झूठ बोल रही थी, मुझे मेरी दोस्तों ने ये कहा था कहने के लिए और मैं असल में बाबर आज़म से कभी मिली ही नहीं हूँ। तो बाबर भी एंड में इनोसेंट डिक्लेयर हो गया और उसके लिए भी एंड में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। तो अब आपको होगा कि यार सब कुछ अगर दोनों के लिए सॉर्ट आउट हो गया तो मसला क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ मुझे इस स्टोरी में मसला क्या है। मसला ये है कि इस तरह के जो केसेस हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं और क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि देखिए जब किसी मर्द पे इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो उसके 2 रिज़ल्ट्स निकल सकते हैं। पहला, उस बंदे को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिसके बाद उसका करियर, उसकी ज़िंदगी सब ख़त्म। और अगर उसने वाक़ई इस तरह का कोई काम किया है, तो बिल्कुल उसके साथ ये होना भी चाहिए। लेकिन दूसरा सिनेरियो क्या है, जिस बंदे पे ये इल्ज़ाम लगा था, उसको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। लड़की जिसने झूठा इल्ज़ाम लगाया था, उसको तब भी कोई सज़ा नहीं दी जाती और इनोसेंट डिक्लेयर होने के बाद भी ज़्यादातर लोग यही कह रहे होते हैं कि नहीं यार कुछ तो किया होगा, ऐसे ही क्यों इल्ज़ाम लगाया होगा, हो सकता है पीछे से कोई पैसे खिला दिए हों, हो सकता है प्रेशराइज़ किया हो।
लेकिन कुछ किया ज़रूर होगा इसने। मतलब उस केस में भी सफ़र जो है वो मर्द ही कर रहा होता है। मैंने जब अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले संदीप लमीचन्ने के इनोसेंट डिक्लेयर होने पे पोस्ट लगाया था, तो कमेंट आया कि पैसे का कमाल है बाबू भैया। इवन जो लोग बाबर आजम के अगेंस्ट इतना ज़्यादा आर्टिकल्स शेयर कर रहे थे, जब वो इनोसेंट डिक्लेयर हुआ, तो बजाय ये कि फिर वो लोग उस चीज़ को भी शेयर करते, वो तब भी ये कह रहे थे कि हाँ प्रेशराइज़ किया होगा, पीछे से पता नहीं इसको कितने पैसे खिलाए होंगे, तभी तो अपनी स्टेटमेंट इससे चेंज कर दी है। मतलब अगर गिल्टी है तो सज़ा मिलेगी, अगर इनोसेंट है तो भी लोग गालियाँ मर्द को ही देंगे और जो औरत है उसको कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी। तो आप खुद सोचें कि कितना ज़्यादा कन्वीनिएंट है किसी के लिए किसी और पे ऐसा इल्ज़ाम लगाना, जब उनको पता है कि उनके सामने एक विन विन सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जब एक बात प्रूव हो जाए कि जिसने इल्ज़ाम लगाया था उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया था, तो लड़की को भी उतनी ही या उसके करीब की सज़ा दी जाए जो कि मर्द को देने लगे थे। और जब तक ये नहीं होगा तो इस तरह के झूठे केसेस और से और बढ़ते जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं उस पे जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ एक और स्टोरी भी शेयर करूँगा। तो कुछ साल पहले लाहौर में एक प्रोफेसर थे मोहम्मद अफजल नाम के। ये भी हो सकता है कुछ लोगों को पता हो इस बारे में। मोहम्मद अफजल नाम के एक प्रोफेसर थे। उनके ऊपर एक उनकी फ़ीमेल स्टूडेंट ने इसी तरह का कोई इल्ज़ाम लगाया था और बाद में फिर उस स्टूडेंट ने अपनी स्टेटमेंट रिट्रैक्ट भी कर ली और कोर्ट ने भी उनको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हुआ क्या कि उन्होंने जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और एंटी हरेसमेंट कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना शुरू की कि यार मुझे क्लियरेंस सर्टिफिकेट दो ताकि मेरी इमेज वापस नॉर्मल उस पे आ सके, मेरी रेपुटेशन बहुत ख़राब हुई है, तो मुझे एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो उनकी हेल्प करने के लिए मान नहीं रहे थे और 3 महीने तक लगातार वो इस चीज़ की कोशिश करते रहे कि उनको थोड़ी-सी कहीं से कोई हेल्प मिल जाए, लेकिन अथॉरिटीज़ मानी नहीं। एंड में क्या हुआ कि उनकी जो वाइफ़ है, उन्होंने भी उनको डिवोर्स दे दिया इस सिचुएशन, इस स्टोरी की वजह से। इस सब के बाद एंड में उनके पास लड़ने की अब ताकत नहीं रह गई थी और एंड में उन्होंने बस जो कॉलेज के डीन हैं, उनको एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा आई लीव द मैटर इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह, द पुलिस आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इन्वेस्टिगेट एंड बॉदर एनीवन। उन्होंने महीनों की सफरिंग के बाद सुसाइड कर ली और जिस लड़की ने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था, वो अपनी ज़िंदगी में उसी तरह से बग़ैर कोई कॉन्सिक्वेंसेस के कंटिन्यू करती रही। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर ये बड़ा इल्ज़ाम है और कितना बड़ा इशू है ये। तो ये जो मी टू मूवमेंट वगैरह शुरू हुई थी, ये बहुत ज़रूरी था कि औरतें अपने हक़ के लिए बात कर सकें, उसके लिए आवाज़ उठा सकें। लेकिन उतना ही ज़रूरी ये भी है कि जब किसी मर्द पे गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो उसको भी उसी तरह से जस्टिस दिया जाए, उसको भी उसी तरह से सपोर्ट मिले हर तरफ से। अनलेस जो लोग इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको सज़ा देना शुरू करें, इस तरह के केसेस बढ़ते जाएँगे। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।